एक छोटे से गांव में छेदी नाम का एक बहुत अमीर आदमी रहता था। गांव में उसके कई खेत, अनाज से भरे कोठार और एक बड़ा सा पक्का घर था। पैसों की उसके पास कोई कमी नहीं थी, लेकिन खर्च करने के नाम पर उसकी हालत ऐसी हो जाती थी जैसे किसी ने उसकी जान मांग ली हो। छेदी की शादी सुगनी से हुई थी। मजे की बात यह थी कि सुगनी भी अपने पति से कम कंजूस नहीं थी। दोनों की जोड़ी पूरे गांव में मशहूर थी। छेदी और सुगनी आंगन में बैठे थे। चारों तरफ अंधेरा फैल चुका था, मगर दोनों ने अब तक दिया नहीं जलाया था। इतने वर्षों की कंजूसी ने उन्हें अंधेरे में भी काम चलाना सिखा दिया था। सुनिए, देखो अंधेरा कितना हो गया है, फिर भी हमारा दिया जलाने का खर्चा बच रहा है। सच बताऊं, इतने सालों में हमने तेल की जितनी बचत की है, उतने में तो गांव के कई घरों में दिए जलते होंगे। अरे सुगनी, तेल बचाना तो हमारी छोटी सी बचत है। असली कमाल तो हमने खाने में किया है। सालों से दिन में सिर्फ एक बार खाना खाते हैं, और वो भी एक एक मुट्ठी चावल। पेट थोड़ा खाली रहता है, लेकिन हमारा अनाज का कोठार भरा रहता है। और फल याद है आखिरी बार हमने आम कब खाया था? मुझे तो याद भी नहीं। इतने सालों से बाजार में आम, केले, अमरूद सब देखते हैं, लेकिन खरीदते एक भी नहीं। मैं तो फल देखकर ही सोच लेती हूँ, बहन तुम पेड़ पर ही अच्छी लगती हो, हमारे घर आने की जरूरत नहीं। सुगनी, सही कहती हो। लोग कहते हैं फल से सेहत अच्छी रहती है, लेकिन मैं कहता हूं हमारे लिए पैसा बचना ज्यादा जरूरी है। सेहत का क्या है, थोड़ा कम खाएंगे तो वैसे ही शरीर हल्का रहेगा। सुगनी हमेशा की तरह बिना दिया जलाए अपने आंगन में बैठे बातें कर रहे थे कि तभी उनके दरवाजे पर किसी ने आवाज लगाई। अरे ओ छेदी बेटा, घर पर हो क्या? इतनी रात को कौन आ गया? पहले पता करो कौन है, कहीं कुछ मांगने वाला ना हो। कौन है बाहर? मैं हूं हरिराम। दरवाजा खोल बेटा, एक जरूरी बात बतानी है। छेदी ने धीरे से दरवाजा खोला। सामने हरिराम खड़े थे। आइए काका, क्या बात है? बेटा, तुम्हारे एक रिश्तेदार तुम्हारे घर आने वाले हैं। सोचा पहले तुम्हें खबर कर दूं, अचानक सामने आ जाए तो तुम घबरा ना जाना। मेरे रिश्तेदार? कैसे रिश्तेदार? पास वाले गांव में उन्हें कुछ जरूरी काम है। आज वहीं काम करेंगे और काम खत्म करके कल सुबह तुम्हारे घर आ जाएंगे। उन्होंने कहा है कि छेदी के घर ही रुकेंगे। छेदी कुछ पल बिल्कुल चुप खड़ा रहा, फिर उसकी आंखें फैल गईं। कल सुबह? हाँ बेटा, सुबह तक तो पहुंच ही जाएंगे। सुगनी ने छेदी की तरफ देखा, छेदी ने सुगनी की तरफ। दोनों के चेहरे पर ऐसा भाव था जैसे किसी ने उनके घर में चोरी की खबर सुना दी हो। क्या हुआ? तुम दोनों इतने परेशान क्यों दिख रहे हो? नहीं काका, परेशानी कैसी? रिश्तेदार हैं, आएंगे तो स्वागत करेंगे। बस यही तो बात है। अच्छा, मैं चलता हूँ। हरिराम के जाते ही छेदी ने दरवाजा बंद किया। कुछ पल तक वह चुप खड़ा रहा, फिर उसने सुगनी की तरफ देखा। सुगनी, तुमने सुना? कल सुबह कोई हमारे घर रहने आ रहा है। जी, मैंने सब सुना है। मतलब उसे खाना भी खिलाना पड़ेगा। हे ईश्वर, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। एक दिन का खाना अलग, पानी अलग, बिस्तर अलग, और अगर वो 2 दिन रुक गया तो? 2 दिन? हाँ, आप ऐसा मत बोलिए, मेरी तो अभी से हालत खराब हो रही है। और अगर उसे रात में दूध चाहिए हुआ तो? हम तो खुद दूध पीना छोड़ चुके हैं, मेहमान को दूध कहां से देंगे? छेदी अचानक रुक गया, उसकी आंखों में चमक आ गई। बस यहीं से शुरुआत करते हैं। अगर उसे हमारे घर से भगाना है तो ऐसा इंतजाम करना होगा कि वो खुद दोबारा आने का नाम ना ले। किसकी शुरुआत? आप फिर कोई ऐसी तरकीब तो नहीं सोच रहे जिससे हमारा सामान भी बच जाए और मेहमान भी घर से चला जाए? और क्या,
सबसे पहले घर का सारा अच्छा अनाज छिपा दो। अगर उसे पता चल गया कि हमारे पास इतना अनाज है तो वो रोज भरपेट खाने की उम्मीद करेगा। लेकिन इतना अनाज छिपाएंगे कहाँ? कोठार तो पूरा भरा हुआ है, कहीं उसकी नजर पड़ गई तो हमारी सारी पोल खुल जाएगी। पुरानी लकड़ी वाले संदूक के पीछे रख दो, ऊपर से पुराने कपड़े डाल देना ताकि उसे लगे वहां सिर्फ बेकार सामान रखा है। ठीक है, अनाज वहां रख देंगे, लेकिन दाल और गुड़ का क्या करेंगे? रसोई में रहे तो वो देखते ही समझ जाएगा कि हमारे घर में खाने की कमी नहीं है। दाल घड़े के पीछे रख देना और गुड़ भी कहीं छिपा दो। मेहमान के सामने ऐसा लगना चाहिए जैसे घर में खाने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। अगली सुबह छेदी और सुगनी सूरज निकलने से पहले ही उठ गए। रात भर दोनों ने मिलकर घर की सारी अच्छी चीजें छिपा दी थीं। अनाज की बोरियां पीछे वाले कमरे में रख दी गई थीं। घी और गुड़ भी ऐसी जगह छिपा दिए गए थे जहां किसी की नजर न पड़े। घर की अच्छी चारपाई हटाकर सामने वहीं पुरानी टूटी खाट डाल दी गई थी और रसोई में भी ऐसा सामान रखा था जिससे देखने वाले को लगे कि घर में खाने के लिए कुछ खास बचा ही नहीं है। सुगनी अपनी योजना के अगले हिस्से के लिए तैयार थी। वह जानती थी कि सिर्फ घर को गरीब दिखाने से काम नहीं चलेगा, इसलिए वह सुबह से ही एक खाट पर लेट गई और पेट पकड़कर कराहने का अभिनय करने लगी। सुगनी, याद रखना, आज तुम्हें खाट से उठना नहीं है। मेहमान के सामने ऐसा लगना चाहिए कि तुम्हारी तबीयत इतनी खराब है कि तुमसे खाना बनाना भी मुश्किल है। अगर तुम रसोई में चली गई और उसने घर का अच्छा सामान देख लिया तो हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आज मैं ऐसी बीमार बनूंगी कि अगर कोई मुझे देखकर दवा भी देने आएगा तो मैं उससे कह दूंगी कि दवा खरीदने के पैसे हमारे पास नहीं हैं। ना मैं उठूंगी, ना खाना बनाऊंगी और ना ही ऐसा कोई काम करूंगी जिससे उसे लगे कि इस घर में सब कुछ ठीक चल रहा है। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। दोनों एक पल के लिए ठिठक गए। सुगनी तुरंत खाट पर और ज्यादा निढाल होकर लेट गई। छेदी ने दरवाजा खोला तो सामने एक थका हुआ आदमी अपनी पत्नी के साथ खड़ा था। उसके हाथ में सामान की गठरी थी और चेहरे पर सफर की थकान साफ दिखाई दे रही थी। वह छेदी का रिश्तेदार था। अरे छेदी, कितने सालों बाद तुमसे मिलने का मौका मिला। कल पास वाले गांव में काम था, इसलिए सोचा काम खत्म करके सीधे तुम्हारे घर आ जाऊं। रास्ता थोड़ा लंबा था, लेकिन मन में यही था कि अपने रिश्तेदार के घर पहुंचकर आराम करूंगा। अरे, आप आ गए। हमारे घर आने की तकलीफ क्यों की? आपको तो पहले ही बता देना चाहिए था कि हमारा हाल इन दिनों बहुत अच्छा नहीं चल रहा। फिर भी आप आ गए, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। आइए, अंदर आइए। रिश्तेदार अंदर आया तो उसकी नजर सीधे खाट पर पड़ी जहां सुगनी पेट पकड़कर लेटी हुई थी। अरे बहन को क्या हुआ? इतनी परेशान क्यों पड़ी है? क्या बताऊं, कई दिनों से पेट में बहुत दर्द रहता है। दवा करवाने की सोचते हैं, लेकिन इस समय घर की हालत ऐसी है कि दवा के लिए भी पैसे निकालना मुश्किल हो गया है। ऊपर से इस साल हमारी फसल भी पूरी तरह खराब हो गई। जो कुछ खेत से मिलने की उम्मीद थी वो भी हाथ नहीं आया। बस किसी तरह घर चला रहे हैं। बहन, आप इतनी तकलीफ में हैं और फिर भी इलाज नहीं करवाया? कम से कम मुझे खबर कर देते, अपना ही समझकर मेरी मदद मांग लेती। क्या करें भैया, जब घर में खाने तक का हिसाब लगाकर चलना पड़ रहा हो तो दवा के बारे में सोचने की हिम्मत कहाँ से आए। आप इतने साल बाद घर आए हैं और मैं चाह कर भी उठकर आपके लिए खाना नहीं बना पा रही हूँ। मुझे तो इस बात का ही दुख हो रहा है। रिश्तेदार ने पूरे घर में नजर दौड़ाई। सामने टूटा हुआ सामान, पुरानी खाट और साधारण रसोई देखकर उसे सचमुच लगा कि छेदी और सुगनी बहुत कठिन समय से गुजर रहे हैं। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम्हारी हालत इतनी खराब हो गई है? तुम तो कभी गांव में सबसे संपन्न लोगों में गिने जाते थे। इतनी बड़ी फसल खराब हो गई और तुमने किसी से मदद तक नहीं मांगी। किससे मदद मांगते? अपनी परेशानी लेकर हर किसी के दरवाजे पर जाना हमें अच्छा नहीं लगता। जो है
उसी में गुजारा कर रहे हैं। आज घर में इतना भी नहीं है कि आपके लिए ढंग का खाना बना सकें। आप लोग मेरी वजह से बिल्कुल परेशान मत होइए। मैं आपके घर मेहमान बनकर आया हूं, बोझ बनकर नहीं। अगर घर में खाना नहीं है तो मैं बाजार से कुछ ले आता हूं। कम से कम आज हम सब मिलकर बाहर का खाना खाएंगे। आप लोग इतने दिनों से परेशान हैं, आज मेरी तरफ से खाना होगा। छेदी और सुगनी ने एक दूसरे की तरफ देखा। अंदर ही अंदर दोनों खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। रिश्तेदार बाजार की ओर निकल गया। कुछ देर बाद वह तरह तरह का खाना लेकर वापस आया। उसने सब कुछ आंगन में रखा और तीनों मिलकर खाना खाने बैठ गए। सुगनी भी अपनी बीमारी भूलकर धीरे धीरे खाट से उठकर बैठ गई। बहन, अभी तो पेट में बहुत दर्द था, लेकिन खाने की खुशबू आते ही तबीयत कुछ ठीक लगने लगी। भाभी, अपनों के साथ बैठकर खाने से शायद दर्द भी थोड़ा कम हो जाता है। हाँ, और कई दिनों बाद घर में इतना अच्छा खाना आया है। छेदी और सुगनी ने एक दूसरे की तरफ देखा। जिस मेहमान को भगाने के लिए उन्होंने इतनी बड़ी योजना बनाई थी, उसी मेहमान के कारण आज उनके घर में सालों बाद बाजार का स्वादिष्ट खाना आया था। रात का खाना खाने के बाद घर में सन्नाटा छा गया। दिन भर के सफर से थके हुए मेहमान पति पत्नी ने उसी पुरानी खाट पर सोने की तैयारी की, जो छेदी और सुगनी ने जानबूझकर उनके लिए निकाली थी। खाट थोड़ी टेढ़ी थी और गद्दा जगह जगह से पुराना हो चुका था, लेकिन मेहमान दंपति ने बिना शिकायत किए वहीं सोने का फैसला किया। छेदी और सुगनी अपने कमरे में चले गए। उन्हें पूरा विश्वास था कि उनकी योजना सफल हो चुकी है। सुबह होते ही मेहमान इतनी खराब हालत देखकर वापस अपने घर चले जाएंगे और उनका अनाज भी बच जाएगा। सुनिए जी, लगता है हमारी तरकीब काम कर गई। आपने देखा ना, उन्होंने घर की हालत देखकर कितनी चिंता की। मुझे पूरा भरोसा है कि सुबह होते ही अपना सामान उठाकर चले जाएंगे। मैंने पहले ही कहा था, अगर घर की अच्छी चीजें छिपाकर सामने टूटा फूटा सामान रख देंगे तो कोई भी यहां ज्यादा दिन रुकने की इच्छा नहीं करेगा। बस सुबह तक किसी तरह निकल जाएं, फिर हमारा अनाज, दाल और घी सब सुरक्षित। लेकिन जिस बात पर छेदी और सुगनी खुश हो रहे थे, उसी समय दूसरे कमरे में मेहमान पति पत्नी भी आपस में बातचीत कर रहे थे। मैंने आज छेदी भैया और सुगनी बहन की हालत देखी तो मेरा मन बहुत दुखी हो गया। घर में कितनी परेशानी है, फिर भी दोनों ने हमारे सामने अपनी तकलीफ का जिक्र तक नहीं किया। सुगनी की तबीयत खराब है और भैया भी कितना परेशान दिखाई दे रहा था। मुझे नहीं लगता कि हमें इन्हें इस हालत में अकेला छोड़कर चले जाना चाहिए। मैं भी यही सोच रहा हूँ। इतने सालों बाद हम उनसे मिलने आए और यहाँ आकर पता चला कि उनकी हालत इतनी खराब चल रही है। अगर हम सिर्फ अपना काम पूरा करके वापस चले गए तो मुझे जीवन भर अफसोस रहेगा। रिश्तेदारी सिर्फ सुख में मिलने का नाम नहीं है। जब अपने लोग परेशानी में हों तब उनके साथ खड़ा होना ही असली रिश्ता है। तो फिर हम कुछ दिन यहीं रुक जाते हैं। कम से कम जब तक इनकी हालत थोड़ी संभल नहीं जाती तब तक इन्हें अकेला छोड़ना ठीक नहीं होगा। और अगर घर में खाने का सामान नहीं है तो हम बाजार से राशन और सब्जियां भी ले आएंगे। हाँ, सुबह मैं बाजार जाकर जरूरत का सामान ले आऊंगा। इन्हें अपनी हालत के कारण किसी से मदद मांगने में संकोच हो रहा है, लेकिन हम इन्हें इस तरह परेशान नहीं देख सकते। सुबह होते ही छेदी सबसे पहले उठ गया। उसने मन ही मन सोचा कि अब कुछ ही देर में मेहमान अपना सामान बांधकर जाने की तैयारी करेगा, लेकिन तभी मेहमान ने उसे आवाज दी। छेदी भैया, जरा इधर आना। छेदी मन ही मन खुश होता हुआ बाहर आया। उसे लगा कि अब मेहमान विदा लेने की बात करेगा। हमने रात में आप दोनों से बात की। तुम्हारी हालत देखकर हमारा मन नहीं माना कि हम सुबह ही वापस चले जाएं। हम कुछ दिन तुम्हारे साथ रुकेंगे। जब तक तुम्हारी परेशानी थोड़ी कम नहीं हो जाती, हम तुम्हारा साथ देंगे। कुछ दिन? हाँ, कुछ दिन।
आखिर अपने ही घर आए हैं। तुम्हें इस हालत में छोड़कर चले जाना हमें अच्छा नहीं लगेगा। पीछे खड़ी सुगनी ने ये बात सुनी तो उसके पैरों तले से जैसे जमीन खिसक गई। वह मन ही मन सोचने लगी कि जिस मेहमान को भगाने के लिए उसने रात भर पेट दर्द का नाटक किया, घर की सारी अच्छी चीजें छिपाई और टूटी खाट तक बिछाई, वही अब कुछ दिन और रुकने वाला था। अरे आप इतना क्यों सोच रहे हैं? हम किसी तरह अपना गुजारा कर लेंगे। आपको अपने काम पर वापस जाना चाहिए। काम तो चलता रहेगा, लेकिन अपने रिश्तेदार की परेशानी देखकर आंखें बंद करके चले जाना मुझे ठीक नहीं लगता। और तुम दोनों चिंता मत करो, आज मैं बाजार जाकर घर के लिए राशन, सब्जियां और जो जरूरी सामान होगा सब लेकर आऊंगा। जब तक हम यहाँ हैं खाने की चिंता मत करना। ये सुनते ही छेदी और सुगनी ने एक दूसरे की तरफ देखा। दोनों के मन में एक ही बात आई, खाना बाजार से आएगा और पैसे भी हमारे नहीं लगेंगे। भैया, आप हमारे लिए इतना खर्च मत कीजिए, हमें बहुत बुरा लगेगा। इसमें बुरा मानने की कोई बात नहीं है। अगर अपने लोग ही एक दूसरे के काम नहीं आएंगे तो फिर रिश्तेदारी किस काम की? आप दोनों बस आराम कीजिए। सुगनी ने सिर झुका लिया। अंदर से वह जितनी परेशान थी उतनी ही खुश भी थी कि खाने का खर्च उसके घर से नहीं होने वाला था। छेदी भी मन ही मन सोच रहा था कि उसकी योजना भले ही पूरी तरह सफल नहीं हुई, लेकिन एक फायदा जरूर हो गया था। मेहमान खुद बाजार से खाना और सामान लाने वाला था। कुछ ही देर बाद मेहमान पति पत्नी बाजार के लिए निकल गए। उनके जाते ही सुगनी ने धीरे से कहा, सुनिए जी, ये तो उल्टा ही हो गया। हम इन्हें भगाने की कोशिश कर रहे थे और अब ये हमारे लिए राशन खरीद कर ला रहे हैं। चुप रहो। जितने दिन ये अपने पैसे से सामान लाएंगे उतने दिन हमारे पैसे बचेंगे। बस एक बात का ध्यान रखना, उन्हें हमारे असली अनाज और खेतों की खबर नहीं होनी चाहिए। वही तो सबसे बड़ी चिंता है। अगर उन्होंने खेत देख लिए तो हमारी सारी पोल खुल जाएगी। उन्हें पता चल जाएगा कि फसल खराब होने की बात हमने सिर्फ उन्हें भगाने के लिए कही थी। लेकिन शाम को जब मेहमान बाजार से सामान लेकर वापस आया तो उसने सामान रखते हुए बड़ी सहजता से कहा, कल सुबह खाना खाने के बाद मैं तुम्हारे खेत देखने चलूंगा। इतने सालों से तुम्हारे खेतों के बारे में सुनता आया हूँ, इस बार खुद देख भी लूंगा। छेदी का चेहरा सफेद पड़ गया। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। जिस चीज से वे सबसे ज्यादा डर रहे थे वही अब उनके सामने खड़ी थी। उनके खेत, जहां उनकी गरीबी का नाटक एक पल में खत्म हो सकता था। अगली सुबह छेदी और सुगनी की नींद सूरज निकलने से पहले ही खुल गई। रात से ही दोनों के मन में एक ही डर था। आज मेहमान उनके खेत देखने जाने की जिद कर रहा था। मेहमान पति पत्नी ने नाश्ता किया और खेतों की ओर चलने के लिए तैयार हो गए। छेदी ने जब उन्हें तैयार होते देखा तो उसके चेहरे की रंगत उड़ गई। भैया, आज खेत देखने की क्या जल्दी है? आप कल ही तो इतने लंबे सफर से आए हैं। थोड़ा आराम कर लेते, फिर कभी आराम से खेत देख लेते। वैसे भी इस मौसम में खेतों की हालत देखने लायक नहीं है। इसीलिए तो देखना चाहता हूँ। तुमने बताया था कि इस साल फसल खराब हो गई है। शायद कोई ऐसी परेशानी हो जिसे देखकर हम तुम्हारी मदद कर सकें। आखिर खेत देखे बिना हमें कैसे पता चलेगा कि नुकसान कितना हुआ है? छेदी के पास कोई जवाब नहीं था। उसने सुगनी की तरफ देखा। सुगनी ने तुरंत बात संभालने की कोशिश की। भैया, खेत काफी दूर है और रास्ता भी इस समय बहुत खराब है। कल रात बारिश हुई थी, जगह जगह कीचड़ होगा। आपकी पत्नी भी परेशान हो जाएंगी। आप चिंता मत कीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और अगर रास्ता थोड़ा खराब भी है तो हम धीरे धीरे चल लेंगे। आपकी मदद करने के लिए मैं इतना तो कर सकती हूँ। सुगनी चुप हो गई। अब चारों खेत की ओर चल पड़े। रास्ते भर छेदी किसी न किसी बहाने से उन्हें रोकने की कोशिश करता रहा। भैया, आगे रास्ता थोड़ा और खराब है। अगर आप कहें तो यहीं से वापस चलें।
खेत में देखने को वैसे भी कुछ नहीं है। फसल खराब हो गई है, बस सूखी मिट्टी और कुछ टूटे पौधे ही दिखाई देंगे। छेदी, तुम बार बार हमें वापस चलने के लिए क्यों कह रहे हो? कल से तुम्हारी बातों में मुझे एक अजीब सी घबराहट दिखाई दे रही है। अगर सच में फसल खराब हुई है तो हमें दिखाने में तुम्हें परेशानी क्यों हो रही है? नहीं नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो बस आपकी परेशानी सोचकर कह रहा था। कुछ देर बाद खेत सामने दिखाई देने लगे। छेदी के कदम अचानक धीमे हो गए। सुगनी भी चुप हो गई, क्योंकि सामने का दृश्य देखकर दोनों के चेहरे का रंग उड़ चुका था। खेत में फसल लहलहा रही थी। गेहूं की बालियां हवा के साथ झूम रही थीं और खेत दूर तक हरा भरा दिखाई दे रहा था। कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा था कि फसल खराब हुई है। मेहमान कुछ पल तक खेत को देखता रहा। छेदी, तुमने तो कहा था कि इस साल तुम्हारी पूरी फसल खराब हो गई है, लेकिन यहाँ तो खेत बिल्कुल हरा भरा है। ये कैसी खराब फसल है? वो भैया, असल में भैया, फसल तो दिखने में अच्छी लग रही है, लेकिन इससे क्या होता है? असली अनाज तो बहुत कम निकलेगा। हमने तो लेकिन आपने तो कल कहा था कि फसल पूरी तरह खराब हो गई है। अभी कह रही हैं कि फसल अच्छी है लेकिन अनाज कम निकलेगा। आखिर सच क्या है? मेरा मतलब था कि भैया, खेत देखकर आप परेशान मत होइए। फसल ऊपर से अच्छी दिख रही है, लेकिन हमें बहुत नुकसान हुआ है। कई हिस्सों में कीड़े लग गए थे और जो अनाज बचा है वो भी इतना नहीं कि हमारा साल निकल सके। मेहमान कुछ देर चुपचाप खेत को देखता रहा। फिर उसने खेत के किनारे बने एक पुराने कमरे की तरफ इशारा किया। वो कमरा किसका है? वो तो पुराना कमरा है, उसमें कुछ नहीं रखा। तो फिर चलकर देख लेते हैं। अगर कुछ नहीं है तो हमें भी तसल्ली हो जाएगी। अरे नहीं, उसमें जाने की जरूरत नहीं है। कमरा बहुत पुराना है, अंदर धूल, मिट्टी और कबाड़ भरा पड़ा है। आपको वहां जाकर क्या मिलेगा? तुम हमें उस कमरे के पास भी नहीं जाने दे रहे हो। अब तो मुझे देखना ही पड़ेगा कि आखिर ऐसा क्या है जिसे तुम हमसे छिपाना चाहते हो। छेदी ने रोकने की कोशिश की, लेकिन मेहमान आगे बढ़ गया। दरवाजा खोला गया। अंदर अंधेरा था। सामने बोरे ही बोरे दिखाई दी, अनाज से भरे हुए। एक तरफ गेहूं की बोरियां थीं, दूसरी तरफ चावल के बोरे। कुछ बोरे इतने भरे हुए थे कि उनके मुंह से अनाज बाहर झांक रहा था। मेहमान की पत्नी भी दरवाजे तक आ गई। वह कुछ पल तक उस कमरे को देखती रही। फिर उसने अपने पति की तरफ देखा। दोनों की आंखों में अब हैरानी थी। छेदी और सुगनी पीछे खड़े सिर झुकाए हुए थे। छेदी, अगर तुम्हारे घर में खाने तक के पैसे नहीं है और फसल भी खराब हो गई है, तो फिर ये इतना सारा अनाज किसका है? भैया, आप गलत समझ रहे हैं। ये सारा अनाज हमारा नहीं है। पास के गांव के किसान ने कुछ दिनों के लिए यहाँ रखने को दिया है। उसके घर में जगह नहीं थी, इसलिए उसने मेरे पास रखवा दिया। हम तो खुद मुश्किल से अपना गुजारा कर रहे हैं। अच्छा, अगर ये अनाज तुम्हारा नहीं है तो तुम हमें इस कमरे के पास आने से रोक क्यों रहे थे? और कल जब मैंने खेत देखने की बात की थी, तब भी तुम बार बार रास्ते से वापस चलने को कह रहे थे। तुम्हारी परेशानी देखकर मुझे पहले ही कुछ अजीब लग रहा था, लेकिन अब तो तुम्हारी बातें आपस में मेल ही नहीं खा रही हैं। भैया, आप इनकी बात का गलत मतलब मत निकालिए। ये बस इसलिए घबरा गई हैं क्योंकि घर में हमारा थोड़ा बहुत अनाज भी रखा है और हम उसे किसी को दिखाना नहीं चाहते थे। लेकिन अभी तो आपने कहा कि घर में खाने तक के लिए अनाज नहीं है, फिर ये थोड़ा बहुत अनाज इतना सारा कैसे हो गया? सुगनी चुप हो गई। छेदी ने उसकी तरफ देखा, जैसे उसकी एक बात ने उसके सारे झूठ पर पानी फेर दिया हो। मेहमान की पत्नी धीरे धीरे कमरे में आगे बढ़ी। उसने एक बोरे का मुंह देखा और फिर दूसरे बोरे की तरफ इशारा किया। अब मुझे समझ आ रहा है कि कल घर में हमें इतना साधारण खाना क्यों दिया गया था। आपने अच्छी चीजें कहीं छिपा दी थीं। घी भी घर में था, दाल भी थी और अच्छा चावल भी, लेकिन आपने हमारे सामने ऐसा दिखाया जैसे घर में खाने को कुछ बचा ही नहीं। छेदी, हम तुम्हारे घर मदद करने के इरादे से आए थे। तुम्हारी हालत देखकर हमें सच में लगा कि तुम दोनों बहुत परेशानी में हो।
हमने सोचा कि कुछ दिन तुम्हारे साथ रहेंगे, बाजार से सामान लाएंगे और जितनी मदद हो सकेगी करेंगे। लेकिन तुमने हमारे सामने अपनी हालत ऐसी दिखाई जो सच थी ही नहीं। आखिर क्यों? भैया आप क्या छिपाऊं, आपने सब देख ही लिया है। सच यही है कि हमारी फसल खराब नहीं हुई थी, घर में भी खाने पीने की कमी नहीं है। हमने आपसे झूठ बोला था। लेकिन अपने ही रिश्तेदारों से ऐसा झूठ बोलने की जरूरत आपको क्यों पड़ी? क्योंकि हमें डर था कि आप हमारे घर आकर ज्यादा दिन रुकेंगे और हमारे घर का सामान खर्च हो जाएगा। हम सालों से पैसे और अनाज बचाते आए हैं। हमें लगता है कि जितना कम खर्च करेंगे उतना ही ज्यादा धन हमारे पास रहेगा। इतना बचाते बचाते क्या तुम दोनों ने कभी एक पल रुककर ये सोचा कि तुम सच में जिंदगी जी भी रहे हो या बस हर दिन पैसा और सामान बचाने में ही लगे हुए हो? आखिर बचत किस काम की अगर उसके साथ जिंदगी की खुशियां ही खत्म हो जाएं? छेदी और सुगनी चुप रही। कुछ देर बाद छेदी ने अपनी बात कहनी शुरू की। भैया, हम मानते हैं कि हम बहुत कंजूस हैं, लेकिन हमें लगता रहा कि यही हमारी समझदारी है। शादी के बाद से हमने घर में दिया तक कम ही जलाया, तेल बचाया, दिन में एक ही बार खाना खाया, एक एक मुट्ठी चावल से गुजारा किया। कई कई साल फल नहीं खरीदे। पुराने कपड़े फट गए तो उन्हें जोड़कर पहनते रहे, बर्तन टूट गए तो उन्हें भी मरम्मत करके चलाते रहे। हमें हमेशा यही डर लगा रहा कि अगर आज थोड़ा खर्च कर दिया तो कल क्या होगा। हमने सिर्फ अपना खाना और सामान ही नहीं बचाया, बल्कि अपनी जिंदगी के छोटे छोटे सुख भी बचाते बचाते छोड़ दिए। हमें लगता था कि पैसा संदूक में रखा रहेगा तो हमारा भविष्य सुरक्षित रहेगा। धीरे धीरे हमें हर खर्च बुरा लगने लगा। किसी के आने पर भी सबसे पहले यही सोचते हैं कि उसके खाने में कितना अनाज लगेगा और कितने पैसे खर्च होंगे। मेहमान और उसकी पत्नी एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उनके चेहरे पर गुस्सा नहीं था, बल्कि दुख था। पैसा बचाना गलत नहीं है। मुश्किल समय के लिए धन संभाल कर रखना समझदारी है। लेकिन जब बचत इतनी बढ़ जाए कि इंसान अपने ही घर में खुशी से खाना न खा सके, अपने रिश्तेदार के आने से डरने लगे और रिश्तों को भी खर्चे के तराजू में तौलने लगे, तब वो बचत नहीं रहती, वो कंजूसी बन जाती है। आप दोनों ने हमें गरीब दिखाने के लिए अपने घर की अच्छी चीजें छिपा दी, लेकिन हमें अब समझ आ रहा है कि असली गरीबी आपके घर में अनाज की नहीं थी। असली कमी तो खुशी और अपनापन बांटने की थी। जिस घर में भरा हुआ अनाज हो लेकिन किसी मेहमान के आने पर मालिक का दिल घबराने लगे, उस घर की दौलत किस काम की? शायद हम सच में पैसे और बचत के पीछे बहुत दूर निकल आए हैं, इतना आगे कि हमें अपनी जिंदगी की असली खुशियां और अपनों की जरूरतें भी दिखाई देना बंद हो गई। गलती समझ में आ जाए तो उसे सुधारने का मौका भी मिलना चाहिए। हम तुमसे नाराज होकर आज ही वापस जा सकते हैं, लेकिन तुम्हें इस हालत में अकेला छोड़कर जाने का मन नहीं है। इसलिए हमने तय किया है कि हम एक दिन और तुम्हारे घर रुकेंगे। शायद इस एक दिन में तुम्हें अपनी गलती समझने और कुछ बदलने का मौका मिल जाए। एक दिन और? मतलब आप सच में हमारी घर एक दिन और रुकेंगे? हाँ, लेकिन इस बार तुम्हें हमें भगाने के लिए कोई झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। अब हम तुम्हारे घर मेहमान बनकर नहीं, अपने लोगों की तरह रहेंगे और कल हम तुम्हारी इस कंजूसी का ऐसा इलाज करेंगे कि शायद तुम्हें जिंदगी भर याद रहे। छेदी और सुगनी ने एक दूसरे की तरफ देखा। उन्हें पहली बार समझ नहीं आ रहा था कि इन मेहमानों की अगली चाल क्या होने वाली है। मेहमान पति पत्नी ने अब पूरे घर की सच्चाई समझ ली थी। जहां जहां छेदी और सुगनी ने अनाज, दाल, घी, गुड़ और दूसरी खाने पीने की चीजें छिपा रखी थीं, वहां वहां उन्हें भरा हुआ सामान मिल गया। दोनों मेहमान एक दूसरे की तरफ देखकर समझ गए कि छेदी और सुगनी गरीब नहीं थे, बल्कि अपनी दौलत को खर्च करने के डर से खुद ही सुखों से दूर हो गए थे। रात को दोनों मेहमान आपस में बैठकर बात करने लगे। अब हमें इन्हें डांटने से कोई फायदा नहीं होगा। इन्होंने इतने साल इसी सोच में गुजार दिए कि पैसा और अनाज खर्च हो गया तो सब खत्म हो जाएगा।
हमें इन्हें ऐसा अनुभव देना चाहिए जिससे इन्हें खुद समझ आए कि जरूरत से ज्यादा बचाना भी इंसान को दुखी कर सकता है। मैं भी यही सोच रही थी। कल जब हम यहाँ से जाएंगे उससे पहले मैं इनके घर ऐसा खाना बनाऊंगी जिसमें इनके घर की वही चीजें इस्तेमाल होंगी जिन्हें इन्होंने सालों से छिपा कर रखा है। शायद एक बार भरपेट और खुशी से खाना खाने के बाद इन्हें एहसास हो कि इन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। अगली सुबह जिज्ञा रसोई में जुट गई। उसने घर में रखा अच्छा चावल निकाला, दाल बनाई, सब्जियां तैयार की, घी से पूरियां बनाई, साथ में मिठाई और तरह तरह के पकवान भी बनाए। थोड़ी ही देर में पूरे घर में स्वादिष्ट खाने की खुशबू फैल गई। छेदी और सुगनी रसोई के दरवाजे पर खड़े उस खाने को देखते रह गए। सुनिए जी, इतने सारे पकवान मैंने अपने घर में जाने कितने सालों बाद देखे हैं। हमने तो हमेशा यही सोचा कि अच्छा खाना खा लिया तो अनाज और पैसा कम हो जाएगा। हाँ सुगनी, हमने धन तो बचाया लेकिन उसके साथ मिलने वाली खुशी कभी नहीं जी। आज समझ आ रहा है कि हम भूखे इसलिए नहीं थे कि हमारे पास खाना नहीं था, बल्कि इसलिए थे क्योंकि हमने खुद को खाने की इजाजत ही नहीं दी। चारों खाने के लिए बैठे। शुरुआत में छेदी और सुगनी संकोच कर रहे थे, लेकिन जिज्ञा ने दोनों की थाली में प्यार से खाना परोसा। आज किसी चीज को बचा कर मत रखिए, जितना मन करे उतना खाइए और बिना किसी चिंता के इस खाने का आनंद लीजिए। ये सब आपका ही है। आपने इतने साल हर चीज को बचा कर रखा, आज पहली बार इसे अपने लिए इस्तेमाल कीजिए और अपने मन की खुशी पूरी कीजिए। छेदी और सुगनी ने खाना शुरू किया, एक निवाला फिर दूसरा, और देखते ही देखते दोनों ने वर्षों बाद पेट भरकर स्वादिष्ट खाना खाया। भाभी, आज मुझे समझ आया कि हमने कितनी बड़ी गलती की। घर में इतना सब कुछ होते हुए भी हम खुद को एक मुट्ठी चावल तक सीमित रखते रहे। हमें लगता था कि ज्यादा बचत करना ही समझदारी है, लेकिन आज पता चला कि अपनों के साथ खुशी के 2 पल बिताना और अपने हिस्से की खुशी स्वीकार करना भी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। भैया, आपने और भाभी ने हमें जो समझाया है वो शायद कोई डांट भी हमें कभी नहीं समझा सकती थी। हमने सालों तक पैसा और अनाज तो बचाया, लेकिन उसी के चक्कर में अपनी जिंदगी के कितने अच्छे दिन खो दिए। अब हमें सच में अपनी गलती का पछतावा है और हम आगे से धन के साथ अपनी खुशियों और रिश्तों का भी ध्यान रखेंगे। अगले दिन मेहमान पति पत्नी वापस जाने के लिए तैयार हुए। दरवाजे पर छेदी ने उन्हें रोक लिया। भैया, जाते जाते आप हमारे लिए सिर्फ एक मेहमान बनकर नहीं जा रहे हैं, बल्कि अपनेपन के साथ हमें ऐसी बहुत बड़ी सीख देकर जा रहे हैं जिसे हम जिंदगी भर याद रखेंगे। अब हम धन को संभाल कर जरूर रखेंगे, उसकी कद्र भी करेंगे, लेकिन पैसे के डर से अपनी छोटी छोटी खुशियों को नहीं रोकेंगे और न ही अपने रिश्तों से दूरी बनाएंगे। आखिर धन हमारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए है, जीवन को रोक देने के लिए नहीं। बस यही बात हमेशा याद रखना। दौलत को संभाल कर रखना और सोच समझकर खर्च करना समझदारी है, लेकिन हर वक्त उसे खोने का डर मन में पालकर जीना समझदारी नहीं। अगर धन के पीछे भागते भागते इंसान अपने रिश्तों की खुशियां, अपनों का साथ और जिंदगी के खूबसूरत पल ही खो दे, तो ऐसी दौलत का क्या फायदा। असली समझदारी तो यही है कि धन भी संभले और उसके साथ जीवन की खुशियां भी बनी रहें। मेहमान पति पत्नी आगे बढ़ गए। छेदी और सुगनी उन्हें जाते हुए देखते रहे। फिर दोनों घर के अंदर गए और पहली बार दिन के उजाले में अपने घर का दिया जला दिया। उस दिन उन्हें समझ आया कि उनके घर में दौलत पहले भी बहुत थी, लेकिन असली समृद्धि उस दिन आई जब उन्होंने अपनी दौलत के साथ खुश रहना सीख लिया। उस दिन के बाद छेदी और सुगनी ने अपनी पुरानी आदतें धीरे धीरे बदलनी शुरू कर दी। उन्होंने बचत करना बंद नहीं किया, लेकिन जरूरत के समय पैसे खर्च करने से डरना भी छोड़ दिया। अब घर में रोज एक मुट्ठी चावल खाने के बजाय दोनों भरपेट खाना खाते।
कभी फल खरीदते, कभी मिठाई बनाते और कभी खेत से आई ताजी सब्जियों से मनपसंद खाना पकाते। एक शाम सुगनी ने घर में दिया जलाया तो छेदी कुछ देर उसे देखता रहा। हाँ, और खाना भी था, बस हम उसे खाने से डरते थे। हर चीज को बचाते बचाते हमने अपनी ही जिंदगी को जैसे रोक दिया था। तेल बचाया, अनाज बचाया, पैसे बचाए, लेकिन ये कभी नहीं सोचा कि इन चीजों का इस्तेमाल भी तो हमारे सुख के लिए ही होना था। सच कह रही हो सुगनी, हमें लगता था कि बचत करना ही समझदारी है, लेकिन अब समझ आ रहा है कि जरूरत के समय खर्च न किया जाए तो बचत भी किस काम की। इतने साल हम चीजें बचाते रहे और जिंदगी हमारे सामने से गुजरती रही। शायद अब हमें ये सीखना होगा कि पैसा और सामान हमारे लिए हैं, हम उनके लिए नहीं। जरूरत हो तो दिया जलाना भी गलत नहीं, और भूख लगे तो भरपेट खाना भी। अब जब कोई रिश्तेदार उनके घर आता तो छेदी दरवाजे पर खड़ा होकर परेशान होने के बजाय खुशी से उसका स्वागत करता। एक दिन एक रिश्तेदार ने मजाक में पूछा, छेदी, अब भी मेहमानों को देखकर घर का अनाज छिपा देते हो क्या? पहले तो तुम्हारी यही आदत थी कि कोई घर आने वाला हो तो तुम तुरंत राशन का हिसाब लगाने लगते थे कि कितना अनाज बचा है और कहीं मेहमानों की वजह से घर का सामान कम ना हो जाए। अब तो लगता है तुम काफी बदल गए हो। नहीं भाई, अब तो मेहमान आए तो मैं खुद घर का अनाज निकालता हूँ और खुशी से उनके लिए खाना बनवाता हूँ। पहले मैं हर दाने को बचाने की चिंता करता रहता था, लेकिन अब समझ गया हूँ कि घर में रखा खाना सिर्फ तिजोरी में संभाल कर रखने के लिए नहीं होता। आखिर खाना खाने के लिए ही होता है, और अपनों के साथ बांट कर खाया जाए तो उसकी खुशी और भी बढ़ जाती है। पहले हमें हर वक्त यही डर लगा रहता था कि अगर थोड़ा ज्यादा खर्च कर दिया तो घर की बचत कम हो जाएगी और कल के लिए कुछ नहीं बचेगा। इसी डर में हम जरूरत के साथ साथ अपनी खुशियां भी रोकते रहे। अब समझ आया है कि हर चीज को बचाकर रखना ही समझदारी नहीं होती। कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जिन्हें अपनों के साथ बांटना चाहिए, क्योंकि उनसे मिलने वाली खुशी किसी बचत से कम नहीं होती। समय के साथ छेदी और सुगनी की जिंदगी बदल गई। उन्होंने धन की कदर करना नहीं छोड़ा, लेकिन धन को अपनी खुशी से बड़ा बनाना जरूर छोड़ दिया। अब उनके घर में अनाज भी था, पैसा भी था, और सबसे बड़ी बात, घर में खुशियां भी थीं। हमने इतने साल अपनी दौलत को संभाल कर रखा और हर पैसे, हर दाने को बचाने में लगे रहे। हमें लगता था कि घर में जितना ज्यादा पैसा और अनाज जमा रहेगा, उतना ही हमारा जीवन सुरक्षित रहेगा। लेकिन उस दिन हमें समझ आया कि असली दौलत सिर्फ घर में रखा पैसा, अनाज या सामान नहीं है। असली दौलत तो तब है जब हम अपनी मेहनत से कमाई चीजों का इस्तेमाल अपनी और अपनों की खुशी के लिए करें, जरूरत के समय किसी के काम आए और बिना डर के जीवन के अच्छे पलों का आनंद लें। और सबसे हैरानी की बात तो ये है कि ये सीख हमें उन्हीं मेहमानों ने दी जिन्हें घर से भगाने के लिए हमने इतनी बड़ी योजना बनाई थी। हम सोच रहे थे कि उनके आने से हमारा खर्च बढ़ जाएगा और हमारा अनाज कम हो जाएगा, लेकिन उन्होंने तो जाते जाते हमारी सोच ही बदल दी। आज समझ आया कि जिन्हें हम अपने लिए बोझ समझ रहे थे, वही हमें जिंदगी जीने का सबसे जरूरी सबक दे गए। दोनों हंस पड़ते। बचत करना अच्छी आदत है, लेकिन जरूरत और खुशी के समय भी खर्च करने से डरना कंजूसी है। पैसा और सामान जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए होते हैं, जिंदगी को रोक कर रखने के लिए नहीं। असली दौलत वही है जिसका सुख इंसान खुद भी ले और अपनों के साथ बांट भी सके। जरूरत के लिए बचाना समझदारी है, लेकिन हर खुशी को कल के लिए टालते रहना भी एक तरह की गरीबी है। धन तभी सार्थक है जब वह हमारे जीवन में सुकून, खुशी और अपनों के साथ बिताए खूबसूरत पल लेकर आए। तो बताइए, क्या आपके रिश्तेदारों में भी कोई ऐसा है जो मेहमान के आते ही परेशान हो जाए और उसके जाने की तरकीबें सोचने लगे, या फिर कोई ऐसा कंजूस जो अपने पास सब कुछ होते हुए भी खर्च करने से डरता हो? अपनी मजेदार कहानी हमें कमेंट में जरूर बताइए।